हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रिचा शर्मा, आपकी सोशल साइंस फैकल्टी में स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल में एड्यू ग्रोन के अंदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज क्लास 10 का। ओके, तो हम देखेंगे इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज कैसे होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जिसके कारण हम उन्हें नेशनल या फिर स्टेट लेवल के तौर पे जानते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दी चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लास 10 का हम पॉलिटी या फिर सिविक्स या फिर आप पॉलिटिकल साइंस कुछ भी बोल सकते हो, इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। एक्चुअली में आप क्लास 9th के अंदर इसके रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज इन द राइज ऑफ द डेमोक्रेसी पढ़ के आए हैं। एंड देन इसके अलावा हमने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है या कैसे हमारी जो गवर्नमेंट वर्क करती है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अगर हमने ये पढ़ा है गवर्नमेंट के बारे में, तो हमें किसके बारे में पढ़ना चाहिए? हमें पॉलिटिकल पार्टी का भी नॉलेज होना चाहिए। इसलिए हम इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ रहे हैं। साथ के साथ में हम यहाँ सारी चीज़ें कवर करेंगे कि क्या इसका कितने टाइप्स की होती हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, क्या उसका मीनिंग होता है, एंड देन उसका क्या क्राइटेरिया होता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करने का, और उसको कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं या फिर उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर करने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। वाई डू नीड पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की नीड ही क्यों है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूट इन अ डेमोक्रेसी। हमें क्यों जरूरत है पॉलिटिकल पार्टी की? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक तरह से बोला जाता है सबसे ज्यादा विजिबल इंस्टीट्यूट है। किसका? डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का सबसे ज्यादा विजिबल इंस्टीट्यूट बोला जा रहा है। पार्टी हैव बिकम आइडेंटिफाई विथ सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन। और पार्टी को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन के बेसिस पे हम उसको क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। About 100 years ago, there were a few countries of the world that had any political party. Now there are few that do not have parties. अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, कुछ साल पहले की बात करें, मतलब 100 years ago के करीब की हम बात करें, तब ऐसा हुआ करता था कि वर्ल्ड के अंदर कुछ ही कंट्रियां थी जिनके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज होती थी। बट आज उसका जस्ट अपोजिट है। अगर आज हम मॉडर्न टाइम की हम बात करते हैं तो इधर क्या है, मैक्सिमम मोस्टली कंट्री के अंदर क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, सिर्फ कुछ आपको छोड़ के। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों है हमारे लिए जरूरी? क्योंकि वो एक तरह से हमारे लिए डेमोक्रेसी की क्या है, वो विजिबल इंस्टीट्यूट बोला जाता है। और साथ के साथ में हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सोशल या पॉलिटिकल डिवीजन के बेसिस पे। गॉट इट। अब हम देखते हैं, हमने ये तो देख लिया कि पॉलिटिकल पार्टी की हमें नीड क्यों है। अब सबसे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ मीनिंग देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच कॉमन आइडिया बिलीफ ऑफ प्रिंसिपल। पॉलिटिकल पार्टी एक तरह से हम ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, ये क्या एक तरह से ग्रुप ऑफ पीपल है। यहाँ बहुत सारे पीपल ने मिलकर क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया जिनका आइडिया, जिनका बिलीफ और जिनके प्रिंसिपल क्या है, सेम है। गॉट इट। मैंने क्या बोला है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? वो ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके आइडियाज, बिलीफ और प्रिंसिपल क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, साथ में कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ये जो उनके आइडियाज है, उनके बिलीफ है, उनके प्रिंसिपल्स है, उनके बेसिस पे वो क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट करेंगे इलेक्शन को, और साथ के साथ में वो पावर को होल्ड करके रखेंगे किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। ये होती है आपकी पॉलिटिकल पार्टी। आई थिंक आपको मीनिंग समझ में आया होगा, राइट। पॉलिटिकल पार्टी एक तरह से ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके कॉमन आइडियाज, बिलीफ एंड प्रिंसिपल होते हैं, और इन्हीं आइडियाज, बिलीफ और प्रिंसिपल के ऊपर वो क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और फिर वो गवर्नमेंट के अंदर पावर को होल्ड करते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसके लिए क्या कंपोनेंट होने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी बन गई, उसके अंदर कुछ चीजों की जरूरत तो पड़ेगी ना, हम वो देखेंगे। तो अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ 3 कंपोनेंट हमें मेन चाहिए। कौन कौन से? एक तो लीडर। पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पार्टी है तो ऑब्वियसली बात है लीडर तो होना चाहिए ना, बिना लीडर के कैसे पार्टी चलेगी। सेकंड, एक्टिव मेंबर। उसके एक्टिव मेंबर्स भी होने चाहिए। सिर्फ एक लीडर तो पूरी पार्टी को नहीं संभाल सकता, पूरा काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक्टिव मेंबर्स भी होने चाहिए। ठीक है। थर्ड वन, फॉलोअर्स। ठीक है, फॉलोअर्स का मतलब यहाँ क्या है आपका,
कि जो उसको माने या फिर जो जिनको लगे कि नहीं हाँ ये पार्टी हमारी है या हमें इसको वोट देना, लाइक दैट फॉलोअर्स भी होने चाहिए आपके। तो ये 3 कंपोनेंट आपके क्या होने चाहिए। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लिख सकते हैं कौन कौन से 3 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या फंक्शन है आपका पॉलिटिकल पार्टी का। फर्स्ट वन है कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन टू गेट इलेक्टेड। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन बोला जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना पड़ता है, इलेक्शन लड़ना पड़ता है इलेक्ट होने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इन द इलेक्शन एंड द वोटर चूज फॉर देम। इसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो डिफरेंट पॉलिसी प्रोग्राम्स लेके आती है, किसके लिए, पीपल्स के लिए, जिसके कारण लोग बाग उन्हें चूज कर सकें। अगर वोटर्स को लगता है कि जो वो प्रोग्राम्स लेके आई है, पॉलिसी लेके आई है, स्कीम्स लेके आई है, वो उनके वेलफेयर के अंदर है, वो उनके बेनिफिट के लिए है, तो वो वोटर्स क्या करेंगे, उस पार्टी को चूज करेंगे। इसलिए पार्टी का काम होता है वो पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स बनाए जिसके कारण, या स्कीम्स लेके आए इलेक्शन के अंदर जिसके कारण वो वोटर्स को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। मेक लॉज प्ले की रोल इन मेकिंग दैम एंड डेबिट ऑन दैम थ्रूली इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, और साथ के साथ में इसका काम क्या होता है, लॉ का बनाना। ठीक है, जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है उसको बनाना, एंड और बनाने के साथ साथ क्या होता है, जो लेजिस्लेचर होता है उसके अंदर प्रॉपरली उनके ऊपर डिबेट होना। ठीक है, कि जो लॉ बनाया गया है वो सही है या नहीं है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए या क्या हम अमेंड कर सकते हैं, उसके अंदर सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। ये किसका काम होता है, ये सारा पॉलिटिकल पार्टीज का ही काम होता है। अगर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो अभी हम बोलेंगे कि जैसे कि मेजोरिटी में कोई भी पार्टी है, ठीक है, तो सिर्फ उसने लॉ बना दिया वो लॉ नहीं बन जाएगा, एक तरह से उसको डिस्कस किया जाएगा लेजिस्लेचर के अंदर। बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो भी अपने सजेशन या उन्हें जो भी लगेगा कि ये उसमें डिसएडवांटेजेस है या एडवांटेजेस है या ये पॉइंट जोड़ने चाहिए, वो सारा डिस्कशन का होगा लेजिस्लेचर के अंदर आपका होगा। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, और ये पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं, जब ये इलेक्शन जीत जाती हैं उसके बाद वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं एंड हमारी कंट्री को रन करती हैं। शेप पब्लिक ओपिनियन बाय राइजिंग इशू एंड इन द पार्लियामेंट इन देयर फेवर। और साथ के साथ में इन्हीं का काम होता है, पॉलिटिकल पार्टी का ही काम होता है शेप पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, मतलब कि जो भी इश्यूज उठ रहे हैं, जो भी लोगों को प्रॉब्लम है, उसको क्या दें, एक तरह का शेप दें। जो भी पब्लिक का ओपिनियन है या पब्लिक का हम बोल सकते हैं नजरिया है उसको, या उनके इश्यूज उनको क्या करें, एक शेप प्रोवाइड करें, किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। प्ले रोल ऑफ अपोजिशन, अब हम देखेंगे कि अपोजिशन भी तो होता है। यहाँ अपोजिशन होता है तो उसका काम क्या होता है, अपोजिशन का काम ये होता है जो कि आपकी अभी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट पावर में है, उसने जो भी लॉज बनाए हैं या कोई भी स्कीम्स लेके आई है या कोई प्रोग्राम बनाया है, पॉलिसीज बनाई है, तो उसको क्या कर सके, क्रिटिसाइज कर सके, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सके एंड चेक कर सके। ठीक है, ये उसका काम होता है। एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम्स बाय हेल्पिंग पीपल टू टेक एडवांटेजेस ऑफ देम। और मेन जो काम होता है हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट का या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का, वो ये होता है कि जो वेलफेयर स्कीम्स बनाई गई हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जा सके, जिससे उनकी हेल्प हो सके और वो लोग क्या कर सके, एडवांटेजेस ले सके इस चीज का। आपको समझ में आया, हमने 7 पॉइंट्स देखे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इलेक्शन लड़ना है हमें। दूसरी चीज, जो आपकी पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टी, उन्हें पॉलिसी प्रोग्राम या स्कीम लेके आना है जिसके कारण जो आपके वोटर्स है वो अट्रैक्ट हो सके, आपको वोट दे सके। थर्ड, लॉ बनाने का काम करती है ये। ठीक है, फोर्थ, गवर्नमेंट फॉर्म करती है एंड रन करती है। फिफ्थ, जो भी इश्यूज होते हैं उसको पब्लिक ओपिनियन, जो भी पब्लिक का ओपिनियन होता है उसको क्या करती है, शेप देती है। सिक्स वन, प्ले रोल ऑफ अपोजिशन, एक तरह से जो अपोजिशन पार्टी होती है वो यहाँ बहुत मेजर रोल प्ले करती है, एक तरह से क्रिटिसाइज करके या फिर चेक करके गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स या पॉलिसी है उसको। एंड लास्ट वन इज एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम बाय द हेल्पिंग पीपल टू टेक एडवांटेजेस ऑफ दैम। मतलब कि जो भी वेलफेयर स्कीम है वो पीपल क्या कर सके, वो पीपल उसको एक्सेस कर सके और साथ के साथ में उससे एडवांटेजेस ले सके। तो आपको फंक्शन लिखने के लिए आएंगे तो आप 7 के 7 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन दी मार्क्स। ओके, कितने मार्क्स का आ रहा है, वो 3 मार्क्स का आएगा तो आप 4 पॉइंट्स लिख देना। 5 मार्क्स का आ रहा है एंड देन यू हैव टाइम, सो आप 7 के 7 पॉइंट्स लिख देना। गॉट इट। नाउ अब हम देखेंगे क्या नेसेसिटी है हमारी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी होने की क्या नेसेसिटी है हम वो देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टी हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट व्यू ऑन वेरियस इशू टू द गवर्नमेंट।
पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, हेल्प करती है किस चीज में, रिप्रेजेंट करने में। क्या रिप्रेजेंट करने में, डिफरेंट व्यूज को, किसके, जो भी वेरियस इशू हैं गवर्नमेंट के उसके। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला आपको। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हेल्प करती है किसके ऊपर, जो भी गवर्नमेंट के इशू है उसके ऊपर ध्यान देने में, ठीक है, उसके ऊपर रिप्रेजेंट करने में उसको। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशू टू दी गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट के इश्यूज होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने में क्या करती है, हेल्प करती है हमारी पॉलिटिकल पार्टी। सेकेंड वन, they bring various representative together so that a responsible government could be formed। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया कि एक पॉलिटिकल पार्टी होगी तभी तो वो एक गवर्नमेंट बना पाएगी, और गवर्नमेंट बना पाएगी तभी तो पूरे जो कंट्री के इश्यूज हैं वो क्या कर पाएगी, उसको रिप्रेजेंट करने में हेल्प कर पाएगी, राइट। सेकेंड वन, जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी तो वो बनने के बाद जब गवर्नमेंट चलाई जाएगी तो एक रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज को लेके क्योंकि उनने पूरी एक पार्टी बनाई है। ठीक है, तो दे ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, बहुत अलग अलग जो भी रिप्रेजेंटेटिव है सब मिलके एक पार्टी में आते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए जो उन्होंने बनाई है, कुड बी फॉर्म। दे वर्क एज अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसी, जस्टिफाई और अपोज दैम। और साथ के साथ में पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम होता है, जो भी मैकेनिज्म है या जो भी पॉलिसीज एंड ऑल बनाई जा रही हैं उसको सपोर्ट करना, साथ के साथ में अगर उनके अंदर कोई कमी है तो उसको अपोज करना और जस्टिफाई भी करना पॉलिसी को। ये काम होता है आपका पॉलिटिकल पार्टीज का। पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल द नीड दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज, और पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल करती है नीड्स को जो कि सारे रिप्रेजेंटेटिव की होती है गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल द नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज। गॉट इट। यहाँ मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे। क्या बताया, पहला पॉइंट कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हेल्प करती है हमारी किसके अंदर, रिप्रेजेंट करने में। क्या रिप्रेजेंट करने में, डिफरेंट व्यूज, किसके, जो भी आपके इश्यूज है उसके, किसके, गवर्नमेंट के। ठीक है, सेकंड हमने देखा था कि ये सारी चीजें रिप्रेजेंटेटिव जो है सब मिलके एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, थर्ड हमने देखा है इसका क्या काम है, इसका तीसरा काम है कि वो सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट को, साथ के साथ में अगर उसे लगेगा कि पॉलिसी सही नहीं है तो उसका अपोज भी करेगी और जस्टिफाई भी करेगी। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल द नीड दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैड, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी का एक और काम क्या होता है, जो भी नीड्स है सारे रिप्रेजेंटेटिव की उसको भी क्या करेगी, वो फुलफिल करेगी। गॉट इट। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। हमसे ये पूछा गया है कि एक कंट्री के अंदर कितनी पार्टी होनी चाहिए या कितनी पार्टी हो सकती है। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम डेमोक्रेसी कंट्री की बात करें तो क्या बोला जा रहा है आपका, डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर तो क्या बोला जा रहा है आपका कि जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी लोग मिलके एक ग्रुप बना सकते हैं एंड वो क्या काम कर सकते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। वो फ्री है अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। गॉट इट। सेकेंड पॉइंट, मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर 750 से ज्यादा पार्टी क्या की गई है, रजिस्टर की गई। Now only a handful of party are effective in the race to win the election and the form the government। क्या बोला जा रहा है, जो हैंडफुल पार्टी होती हैं आपकी वही क्या है, वही इफेक्टिव है और वही ये जो रेस है, ठीक है, रेस इन द सेंस कि हमारा जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है उसके अंदर जीतती हैं और साथ के साथ में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। आया समझ में आप लोगों को, आई थिंक आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल पार्टी सिस्टम जिसको हम वन पार्टी भी बोलते हैं। सेकंड वन हम पढ़ेंगे 2 पार्टी सिस्टम जिसको हम बाय पार्टी सिस्टम बोलते हैं। थर्ड वन हमारी होगी जो कि हम पढ़ेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट से जो कि है सिंगल पार्टी सिस्टम जिसको हम वन पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, the countries where only one government can control and run the government is called the one party system। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सिंगल या फिर वन, मतलब कि वहां सिर्फ वहां की गवर्नमेंट के अंदर क्या होगा, उस कंट्री के अंदर सिर्फ एक पार्टी होगी। ठीक है, वही क्या करेगी, वही पूरा कंट्रोल करेगी एंड रन करेगी गवर्नमेंट को। गॉट इट।
तो वो कंट्रियां वेयर ओनली वन गवर्नमेंट, हम उन कंट्री की बात कर रहे हैं जहां सिर्फ एक ही गवर्नमेंट रहती है जो कि कंट्रोल करती है और रन करती है गवर्नमेंट को, उसको हम वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो चाइना के अंदर देखा जाए तो सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि पूरे चाइना के अंदर क्या करती है, रूल करती है। Third point is this is not a democratic opinion and every person is not allowed to form a political party or to contest election। यहाँ क्या होता है, ये एक तरह से डेमोक्रेटिक ओपिनियन नहीं माना जाता है, ठीक है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि यहाँ के लोगों को नई पार्टी बनाना अलाउ ही नहीं रहता है, ना ही वो नई पार्टी बना सकते हैं, और पार्टी नहीं बनाएंगे तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको? यहाँ एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू कंपोनेंट competent parties to compete in election and come in power legally, ठीक है। इसमें तो पहले ही बोल दिया गया है ना कि डेमोक्रेटिक है ही नहीं। अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, ये तो कंपलसरी है कि आपकी एटलीस्ट दो पार्टी तो होनी चाहिए, तभी तो वहाँ इलेक्शन होगा ना, तभी तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा। वरना एक ही पार्टी है तो उसके अंदर तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, क्योंकि जीतना तो उसे ही है, इसलिए। गॉट इट? नाउ अब हम देखेंगे इसके बाद आपका टू पार्टी सिस्टम, जिसको कि हम बाय पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं। टू का मतलब जहां सिर्फ दो गवर्नमेंट होगी, ठीक है। इन सम कंट्री ओनली टू पार्टीज हैव सीरियस चांस टू विन द नेशनल लेजिस्लेचर इलेक्शन, ठीक है। क्या बोला जा रहा है सॉरी, इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के अंदर सिर्फ दो पार्टीज होती हैं जो कि सीरियसली उनके पास चांस होता है क्या करने का, विन करने का, जो भी आपका नेशनल लेजिस्लेचर इलेक्शन हुआ है उसको, ठीक है। अदर फ्यू पार्टी में एग्जिस्ट contest and win election with few seats but the power would revolve around only two parties, ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, मे बी वहाँ और पार्टीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पार्टी और नहीं बना सकते, बना सकते हैं, बट ये जो दो पार्टी होती हैं वो इतनी ज़्यादा फेमस होती हैं, ठीक है, इनका इतना ज़्यादा फेम होता है, या फिर जो वहाँ के लोग होते हैं, सिटीजन होते हैं, वो इनके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इन्हें वोट देते हैं। तो ले देख के जीतता कौन है, जीतता उन दो पार्टी में से कोई एक पार्टी ही है, ठीक है। इसको हम टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं। हम एग्जांपल की बात करें तो यूएस एंड यूके, ठीक है। इसके अंदर हम ये नहीं सोचेंगे कि हाँ भैया टू ही पार्टी है तो ये ही अच्छी होती है क्योंकि ये यूएसए के अंदर है, या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो वो अच्छा नहीं है, या वन पार्टी सिस्टम है तो वो अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री की सिचुएशन क्या है। यूएसए के अंदर टू पार्टी सिस्टम बहुत अच्छे से चला आ रहा है, वहाँ कोई इशू नहीं है, ठीक है। समझ में आया आपको? नाउ third one is multi-party system. When more than two parties are allowed to come in power on their strength or in alliances with other party, it is called the multi-party system. यहाँ क्या बोला जा रहा है, जब दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलके फॉर्म होती हैं, पावर में आती हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उसको मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। ये कंसेप्ट हमारे यहाँ इंडिया के अंदर चलता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये भी है चलाने का मल्टी पार्टी सिस्टम का, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो बहुत डाइवर्सिटी है जिस उसके अंदर, इसलिए हमें मल्टी पार्टी सिस्टम की क्या होती है, नीड होती है। बाकी हम प्रॉपर एग्जांपल एंड एडवांटेजेस देखेंगे, क्या एडवांटेजेस है इसका एंड क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले हम मल्टी पार्टी सिस्टम के मीनिंग के ऊपर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब मोर देन टू पार्टीज, दो पार्टी से ज्यादा पार्टी क्या करती हैं, पावर, हमारी पावर बनाती हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय अ कोलिशन ऑफ द वेरियस पार्टी। और इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट क्या फॉर्म करता है, गवर्नमेंट जब वो फॉर्म होती है तो वो किससे फॉर्म होती है, कोलिशन से फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ आपको दो वर्ड देखने को मिल रहे होंगे, एक तो अलाइंसेस और दूसरा है कॉलिजन, ठीक है। कॉलिशन एंड अलाइसेंस की बात करूँ तो इधर सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, अलाइसेंस आपका गवर्नमेंट बनने के पहले होता है, ठीक है। जैसे कि यूपीए, वो पहले से उन्होंने बना लिया कि ये हमने इस स्टेट की जो रीजनल पार्टी है उसके साथ हमने क्या कर लिया, टाई अप कर लिया, तो ये आपका लाइसेंस बन गया। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट बनने से पहले बना है, ठीक है। और गवर्नमेंट बनी, ठीक है, गवर्नमेंट मतलब मान के चलो गवर्नमेंट बनी नहीं है, बट एक्चुअली में वोटिंग हो गई आपकी, सब कुछ हो गया, एंड देन किसी एक की मेजोरिटी आ ही नहीं रही है। तो जब आप मेजोरिटी में आने के लिए दूसरी जो पार्टी है उनको अपने साथ में लेते हो तो उसको हम कोलिशन बोलते हैं, गठबंधन की सरकार, ठीक है। आया समझ में आपको दोनों में डिफरेंस? तो अब इन दिस सिस्टम, अगर मैंने मल्टी पार्टी सिस्टम की बात की तो सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो किसके थ्रू होती है, कोलिशन के थ्रू होती है। और कोलिशन कब होगा, जब बहुत सारी पार्टीज होंगी आपकी। व्हेन सेवरल पार्टी ज्वाइन देयर हैंड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड एन अलायंसेस और अ फ्रंट, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, जब बहुत सारी पार्टीज एकजुट हो जाती हैं, ठीक है,
गवर्नमेंट बनाने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, अलायंसेस या फिर फ्रंट बोलते हैं। और ये ध्यान रखना, ये आपका इलेक्शन के पहले ही हो जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बनने के बाद जब पार्टियां एक साथ आती है उसको हम कोलिशन बोलते हैं। आप दोनों में कंफ्यूज मत होना, छोटा सा डिफरेंस है बस इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर वर 3 मेजर अलायंसेज इन दी 2004 पार्लियामेंट इलेक्शन। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ 3 मेजर अलायंसेज बोले जा रहे हैं हमारे 2004 के पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर, ठीक है, जैसे कि आपको पता है यूपीए, एनडीए है, ये सारी ना। अब हमने मल्टी पार्टी सिस्टम देख लिया, क्या होगा, अब हम देखते हैं उसके एडवांटेजेस क्या थे। एडवांटेजेस क्या है, वाइडर चॉइस टू वोटर्स, वोटर के पास बहुत सारी चॉइसेस हो जाती है, क्योंकि अगर पार्टीज बहुत सारी हैं तो अगर आपको एक पार्टी अच्छी नहीं लगी तो आप दूसरी पार्टी को चूज कर लोगे, आप तीसरी पार्टी को चूज कर लोगे, लाइक दैट। रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दूसरा मेन बेनिफिट क्या है कि आपके सोसाइटी के सारे सेक्शन का क्या हो पाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। कैसे हो पाएगा, क्योंकि मान के चलिए मल्टी पार्टी सिस्टम का आपका प्रोविजन है, तो आप जिस रीजन में रहते हैं वहां से आपकी पार्टीज बनेंगी, तो जो पार्टी बनेंगी तो वो उसके अकॉर्डिंग बनेंगी कि कोई रिलीजियस के बेसिस पे बना लेगा, कोई कल्चर के बेसिस पे बना लेगा, कोई लैंग्वेजेस के बेसिस पे बना लेगा, तो जिसके कारण सारे सेक्शन क्या हो जाएंगे आपके, भले ही कितनी डाइवर्सिटी क्यों ना हो आपकी कंट्री में, सारे सेक्शन क्या हो जाएंगे आपके, रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगे उनका, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वो कवर हो जाएंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोalition गवर्नमेंट। सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर क्या है, जो गवर्नमेंट बन रही है वो कोलिशन की बन रही है, मतलब एक गठबंधन की सरकार बन रही है, जिसके कारण क्या होता है, गवर्नमेंट को कंट्री को रन करने में प्रॉब्लम जाती है। कैसे प्रॉब्लम जाती है, जब जहां एक से ज्यादा हेड हो जाए एक तरह से, तो वो बोलेगा नहीं मैं तो ये कहूँ, मैं तो ये चाहता हूँ आप ऐसे लॉज बनाओ, दूसरा बोलेगा नहीं मुझे तो ये वाले लॉज नहीं बनवाने, मुझे तो ये वाले लॉज बनवाने हैं, अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगा, तो आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। इस टाइप से काम होता है, ठीक है, तो उनके इंटरनली क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, इसलिए ये जो बोला जाता है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस बोला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर यहाँ 3 जनों की मिलके सरकार बनी है, 3 पार्टी से मिलाकर सरकार बनी है, किसी एक पार्टी ने बोल दिया कि अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मैं आपको क्या कर दूंगा, आपसे अपना वोटिंग या मैं अपने एमएलए ले लूंगा, जिसके कारण आपकी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये क्या होगा, एक तरह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी बनी रहती है। समझ में आया आपको कि कैसे एडवांटेजेस क्या है, चॉइस बढ़ जाती है और हमारे सोसाइटी के सारे सेक्शन कवर हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है, जिसके कारण इंटरनली क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपके, और कुछ टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहती है, ठीक है, समझ में आया आपको, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट, नहीं आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है। विच ऑफ दिस इज एन आइडियल पार्टी सिस्टम, अब जैसे कि हमने 3 पार्टी सिस्टम पढ़े, ठीक है, एक आपका सिंगल के बाद हमने बाय या फिर 2 पार्टी सिस्टम या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम। अब बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा पार्टी सिस्टम आइडियल पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या आंसर दोगे मुझे, कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है, जब तक मैं अपना आंसर बताती हूँ। नो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज आइडल फॉर ऑल कंट्री एंड ऑल सिचुएशन, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम आइडल नहीं है, ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए और पूरी सिचुएशन के लिए, हमेशा सिचुएशन अलग होती हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। पॉलिटिकल मतलब कंट्रीज अलग है, वहाँ की डाइवर्सिटीज अलग है, वहाँ जैसी प्रॉब्लम से उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, मल्टी पार्टी सिस्टम उसके अकॉर्डिंग हमें पॉलिटिकल सिस्टम को चूज करना पड़ता है कि हमें कौन से सिस्टम सूट करेगा। जैसे कि यूएसए एंड यूके की बात करें तो वहाँ 2 पार्टी सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है, अगर हम हमारे यहाँ की बात करें तो हमारे यहाँ 2 पार्टी सिस्टम इतने अच्छे से नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ रिलीजन्स बहुत सारे हैं, यहाँ कास्टिज्म बहुत सारा है, इसलिए यहाँ लैंग्वेज बेसिस पे बहुत सारे स्टेट्स बने हुए हैं, इसलिए हमारे लिए इंडिया के लिए क्या सूट करता है, इंडिया के लिए सूट करता है मल्टी पार्टी सिस्टम। क्यों, क्योंकि उसका सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के कारण। गॉट इट, आया समझ में आपको। नाउ इलेक्शन कमीशन, अब जब हम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं तो भैया जो इनके दद्दा है उनकी तो हम बात कर लें, जो इनके हेड है, ठीक है, तो हम उनकी बात करते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, इलेक्शन कमीशन को क्या बोला जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक तरह का क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी, मतलब कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, इनका काम ही है कि ये इलेक्शन के प्रोसेस को होल्ड करवाते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसके लिए। समझ में आया आपको।
जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का वो ऑटोनॉमस बॉडी बोला जा रहा है, मतलब कि इंडिपेंडेंट बॉडी बोला जा रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपका होल्डिंग, क्या होल्डिंग करना? इलेक्शन प्रोसेस को। कहाँ? इंडिया के अंदर। और किस किस लेवल में? डिफरेंट लेवल में। और किसकी? गवर्नमेंट की। गॉट इट? नाउ अब हम देखेंगे, इसकी बात कर रहे हैं तो अब हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऐसा क्या करता है या क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, वो हम देखेंगे। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। आपने पार्टी बना ली वही काफी नहीं है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के अंदर। इसलिए मैंने इलेक्शन कमीशन को क्या बोला था? दद्दा बोला था। ठीक है, समझ में आया क्यों बोला था? क्यों? क्योंकि जो एवरी पार्टी है, आपने पार्टी बना तो ली कंट्री के अंदर, अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करवाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के अंदर। द कमीशन ट्रीट ऑल पार्टी इक्वली, इट ऑफर सम स्पेशल सम फैसिलिटी टू एक्सपैंड एंड एस्टेब्लिश पार्टीज। यहाँ क्या बोला जा रहा है? जो कमीशन है वो सारी पार्टी को इक्वली ट्रीट करता है। ऐसा नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा, वो इक्वली ट्रीट करेगा, लेकिन वो क्या करता है? वो कुछ स्पेशल फैसिलिटी, कुछ फैसिलिटी क्या करता है? प्रोवाइड करता है, जिसके कारण आपकी जो पार्टी है वो क्या हो सके? वो एक्सपांड हो सके, वो लार्ज हो सके। और साथ के साथ में अगर नहीं आगे, अगर आप अभी बनाना चाहते हो तो आप अपनी पार्टी को क्या कर सको? स्टैब्लिश कर सको। दोनों चीजें। अगर आपकी पार्टी ऑलरेडी बनी हुई है तो उसमें वो कुछ ऐसी फैसिलिटीज देगा जिसके कारण आपकी पार्टी क्या हो सके? ग्रो हो सके, एक्सपांड हो सके, लार्ज हो सके। या फिर अगर आप बनाने ही वाले हो तो आपकी पार्टी को आप क्या कर सको? स्टैब्लिश कर सको। ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करेगा? आपका इलेक्शन कमीशन। दीज पार्टी आर गिवन अ यूनिक सिंबल, एंड देन इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन होता है वही आपको एक यूनिक सिंबल देता है आपकी पार्टी के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का नेशनल सिंबल क्या है? आपका हाथ। और अगर हम क्या बोलते हैं, बीजेपी की बात करें तो कमल का फूल। ठीक है, दिस पार्टी आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। और इन्हीं पार्टीज को, जो कि इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एक तरह से यूनिक सिंबल दे दिया हम बोल सकते हैं। और साथ के साथ में उन्होंने क्या किया है? मतलब उन लोगों ने पहले रजिस्टर करवाया था, रजिस्टर करवाने के बाद ही उन्हें इक्वल्स क्या बोलते हैं, एक यूनिक सिंबल दिया गया एंड फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो जब ये सारी पार्टीज हो जाती हैं, सारी चीजें उन्हें मिल जाती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। समझ में आया आपको कि रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हम किसे बोलते हैं? जो पार्टी रजिस्टर करवा चुकी है इलेक्शन कमीशन के अंदर, साथ के साथ में इलेक्शन कमीशन ने उसको जो भी फैसिलिटीज एंड ऑल देनी चाहिए थी वो दे चुकी है। एंड थर्ड वन क्या कर चुकी है? उसको वो उसने यूनिक सिंबल प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये सारी क्वालिटी जब आ जाती हैं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक तरह से रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कहने लगती है। ठीक है, रिकॉग्नाइज का मतलब ही क्या है? कि आपकी इतनी पहचान हो गई है, आपका इतना नाम हो गया है कि आपको लोग बाग रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। अगर मैं बोलूँ टाटा, क्या बोलते हैं, टाटा कौन है? ठीक है, रतन टाटा कौन है? तो ऑब्वियसली बात है आपको सबको पता चल जाएगा कि वो बहुत बड़े फेमस बिजनेसमैन है। क्यों? क्योंकि उनने अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा ली है, उनने अपना इतना फेम कर लिया है, जिसके कारण लोग बाग उनके फोटो देख के या फिर उनका नाम सुन के ही पता लगा लेंगे कि जैसे ही मैंने बात बोली तो आप बोलोगे ओह रतन टाटा, अच्छा वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लाइक दैट। ठीक है, आया समझ में आपको ना? अगर हम रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो इसके अंदर आपकी दो टाइप्स की पार्टी आती है। एक आपकी आती है नेशनल पार्टी, दूसरी आती है आपकी स्टेट पार्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल पार्टी के बारे में हम बात करेंगे। साथ के साथ में हम ये देखेंगे कि जो भी रिकॉग्नाइज पार्टी है उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए या ऐसा क्या क्राइटेरिया है कि वो नेशनल पार्टी के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर नेशनल पार्टी बन सकती हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है वो बोला जा रहा है 6% ऑफ टोटल वोट इन दी लोकसभा इलेक्शन। सबसे पहली बात, जितने भी वोट हुए हैं उसका 6% वोट किसको मिलना चाहिए? इस पार्टी को मिलना चाहिए, जो भी पार्टी है आपके। ठीक है, किसके अंदर? लोकसभा के अंदर। या फिर आपका 6% वोट मिले आपको कहाँ? असेंबली इलेक्शन के अंदर। समझ में आया? या तो आपको दोनों में 6% वोट ही होने चाहिए, लेकिन या तो लोकसभा इलेक्शन के अंदर, दूसरा या फिर असेंबली इलेक्शन के अंदर, जो कि स्टेट के अंदर होते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया आपका। सेकंड क्राइटेरिया, विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा। और लोकसभा के अंदर कम से कम 4 सीट्स आपको क्या करनी है? जीतनी ही है। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तभी आप नेशनल पार्टी के अंदर काउंट होगे या फिर नेशनल पार्टी की कैटेगरी में आप आओगे। आया समझ में आपको? पहली वाली जो कंडीशन में से दोनों में से कोई भी एक फुलफिल हो जाए, ठीक है, भले ही आपके 6% वोट लोकसभा में हो या फिर असेंबली इलेक्शन में हो।
अगर इन दोनों में से कोई एक का आपका फुलफिल हो गया तो फिर दूसरी चीज आपको देखनी है क्या कि आपने एटलीस्ट 4 सीट, एटलीस्ट कम से कम 4 सीट तो जीती ही हो कहाँ, लोकसभा के अंदर। दैट इज कॉल्ड नेशनल पार्टी क्राइटेरिया। ओके, ये आपका नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया। अब हम देखेंगे एज पर द रिकॉर्ड डेटा ऑफ 2018 देयर वर 7 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन द कंट्री। अगर हम 2080 के डेटा रिकॉर्ड की बात करें तो उसके अंदर हमारे इंडिया के अंदर क्या बोला जा रहा है, 7 नेशनल पार्टी बोली जा रही है। अब वन बाय वन हम सारी पार्टीज को देखते जाते हैं। जो हमारी फर्स्ट पार्टी है वो है आपकी AITC, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AITC। ये कब फाउंड हुई थी, आपकी 1 जनवरी 1998 में फाउंड हुई थी। किसके लीडरशिप में फाउंड हुई थी, ममता बनर्जी की लीडरशिप में फाउंड हुई थी। आपको पता है ममता बनर्जी क्या है, क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में इनकी पार्टी सबसे ज्यादा मतलब रूलिंग पार्टी एक तरह से हम बोल सकते हैं। इनका जो पार्टी सिंबल है आपको दिख रहा है, यहाँ मैंने एक छोटी सी इमेज बनाई हुई है, फ्लावर एंड ग्रास सा बना हुआ है। ओके, नाउ हाईली कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। ये किसके ऊपर डिपेंड है, सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म के ऊपर ये हाईली कमिटेड है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि ये किसी भी कास्ट के अंदर, रिलीजन के अंदर भेदभाव नहीं करती है, सबको एक समान मानती है। ठीक है, एंड फेडरलिज्म मतलब कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी, ये जो पार्टी है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी क्या रखती है, फेथ रखती है अपना। हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011। और ये इनकी जो पार्टी है वो वेस्ट बंगाल में कब से पावर में है, 2011 से ही क्या है, पावर में है। रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी इन 2016। और इसको नेशनल पार्टी कब बनाया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, वो 2016 के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया। ऑल्सो हैज अ प्रेजेंस इन द ईस्ट इंडिया स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरम एंड त्रिपुरा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में तो है ही इनका पावर, इसके अलावा भी इसके जो सबसे ज्यादा बोलना चाहिए फॉलोअर्स देखे जाते हैं वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा में देखे जाते हैं। समझ में आया आपको कि ये 1 जनवरी 1988 को बनाई गई थी, ममता बनर्जी की लीडरशिप में बनाई गई थी। फ्लावर एंड ग्रास इसका सिंबल है। ये हाईली कमिटेड है सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म के लिए। ये पावर में आई थी वेस्ट बंगाल में 2011 में, और इसको हमने नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज किया था 2016 के अंदर। गॉट इट नाउ। अब जो हमारी सेकंड पार्टी है जो कि सब जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पार्टी बोली जाती है, जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है INC, पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी। अब कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी तो नहीं बोलता है, लोग बाग इसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी बोलते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, ये ओल्डेस्ट पार्टी में से एक पार्टी मानी जाती है। कब फाउंड हुई थी, ये फाउंडेड इन 1885 में। ठीक है, played a significant role in making and running the government in India after independence for several decades under जवाहरलाल नेहरू leadership। क्या बोला जा रहा है, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंट मिली थी उसके बाद से इसने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, साथ के साथ में बनाने में गवर्नमेंट को और साथ के साथ में चलाने में भी बहुत सालों तक। ठीक है, आपको पता ही है कि इवन कांग्रेस पार्टी ने ही हमें क्या करवाया था उस टाइम पे, जो हमारा आज़ादी का एंड ऑल दौर चल रहा था उस टाइम पे हमें बहुत सपोर्ट किया था। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि अब वो पार्टीज डिवाइडेड हो गई है। लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंसेस गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2019। ठीक है, 2004 से क्या किया इनने, एक अलायंसेस बना ली। मैंने बताया था अलायंसेस क्या होता है आपका, जब कोई भी पार्टी दूसरी रीजनल पार्टी से टाई अप कर लेता है उसको हम अलायंसेस बोलते हैं। तो इसने भी अपना अलायंसेस बना लिया जिसको हम UPA बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस। ठीक है, now the party main idea is to promote secularism and welfare of the weaker section and minorities। इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, इनका सेकुलरिज्म को प्रमोट करना, साथ के साथ में जो भी वीकर सेक्शन या माइनॉरिटीज है उनके वेलफेयर में काम करना। गॉट इट, समझ में आया आपको कि इसको हम कांग्रेस पार्टी बोलते हैं। ये ओल्डेस्ट पार्टी बोली जा रही है, 1885 के अंदर ये पार्टी बनी थी, और साथ के साथ में इंडिपेंडेंट के काफी बाद तक जवाहरलाल नेहरू के अंडर में इस पार्टी ने क्या किया, बहुत काम किया है। ठीक है, साथ के साथ में क्या बोला जा रहा है, इनने इनका खुद का अलायंसेस बनाया है जिसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंसेस बोलते हैं 2004 से 2019 तक। नाउ द पार्टी मेन आइडिया, इनका जो मेन आइडिया है वो सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज का है।
ना अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसको हम बीजेपी बोलते हैं, जिसकी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट चल रही है। ठीक है, फाउंडेड इन, इसकी अगर हम बात करें तो ये कब फाउंड हुई थी? ये फाउंड हुई थी 1980 के अंदर। ठीक है, कैसे? इससे पहले जो इसका नाम था भारतीय जनसंघ नाम था इसका, लेकिन उसके बाद इसका नाम क्या चेंज कर दिया? भारतीय जनता पार्टी चेंज कर दिया गया। बिलीव इन कल्चरल नेशनलिज्म, इसका मेन मोटिव क्या है? ये कल्चरल को बहुत ज्यादा, ट्रेडिशनल परंपरा आपकी, ठीक है, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देती है, और इसका मेन जो उद्देश्य है वो हिंदू तत्व का है। ठीक है, वांट ऑफ, इसका ये कहना नहीं है कि ये है ना क्या बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन करो एंड ऑल, वो उसको नहीं बोलती, बट वो ये बोलती है कि जो इंडिया कंट्री है उसका जो ट्रेडिशनल है, उसका जो कल्चर है वो क्या रहे, वो बरकरार रहे, वो इसको जोड़ती है क्या बोलते हैं नेशनलिज्म से। वांट अ यूनिफॉर्म कोड फॉर ऑल इंडिया, और इनका जो मेन मोटिव है वो क्या है? एक तो ये चाहते हैं कि सारे पूरे इंडियंस के लिए यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई हिंदू है तो अलग कोड होगा, उसके लिए लॉज होंगे, या फिर कोई है ना मुस्लिम है तो उसके लिए अलग होंगे, सिख है तो अलग होंगे, क्रिश्चियन हो तो अलग होंगे। ये क्या बोलती है? इसका कहना ये है कि यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा कोड होना चाहिए। ऑल्सो वांट फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। और दूसरा इसका कहना ये है कि जैसे कि हमारा मैप दिखाया जाता था, उसके अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको नहीं दिखाया जाता था। ठीक है, तो इसका कहना यह है कि वो उसकी भी बाउंड्री को पूरे इंडिया के अंदर मिलाना है। ठीक है, केम टू पावर इन 1998, ये कब पावर में आई? 1998 के अंदर पावर में आई नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस, और इसने अपना अलायंसेस किसके साथ? इसका जो अलायंसेस का नाम है वो क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस है, जिसको हम एनडीए बोलते हैं, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टी, क्योंकि इसने बहुत सारे रीजनल पार्टी से क्या कर लिया था? टाई अप कर लिया था। came as the largest party with 303 मेंबर इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन। जैसे कि आपको पता है ये बहुत बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बन गई कब? 2019 के अंदर, जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, क्योंकि इसके कितने मेंबर्स थे? 303 मेंबर्स थे। करंटली एक्टिंग एज अ रूलिंग पार्टी दैट इज एनडीए गवर्नमेंट एट अ सेंटर, और हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो ये रूलिंग पार्टी है, इसी की गवर्नमेंट चल रही है, तो हम बोल सकते हैं सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है? आपकी एनडीए की गवर्नमेंट है। समझ में आया आपको कि भारतीय जनता पार्टी कब फाउंड हुई थी? 1918 में। पहले इसका नाम भारतीय जनसंघ था, इसके बाद इसका मेन मोटिव या मेन बिलीव ये किस चीज में करती है? 3 चीज में। ठीक है, कल्चरल नेशनलिज्म के अंदर करती है हिंदू तत्व, या फिर हम सेकंड बोल सकते हैं यूनिक कोड चाहती है, ये किसके अंदर? यूनिफॉर्म कोड चाहती है सारे इंडियंस के लिए, और साथ के साथ में इसका एक और मेन मोटिव है कि टेरिटोरियल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होना चाहिए, किसका? जम्मू एंड कश्मीर के साथ इंडिया के अंदर। गॉट इट? ये इसका कहना है। अब हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम बीएसपी बोलते हैं। हम इसकी बात करें तो ये जो पार्टी है आपकी 1984 के अंदर किसके लीडरशिप के अंदर? कांची राम के लीडरशिप के अंदर बनाई गई थी। दे आर अपहोल्डिंग बहुजन समाज डेवलपमेंट विच इंक्लूड दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। ये किसके डेवलपमेंट के लिए काम करती है ये पार्टी? ये स्पेशली जो दलित्स होते हैं आपके, मतलब एसटी एससी वाले जो होते हैं आपके, आदिवासी होते हैं जो, या रिलीजियस माइनॉरिटीज होते हैं, उनके हक के लिए ये काम करती है। ठीक है, इसलिए ये क्या है आपकी एक तरह से क्या बोलना चाहिए आपका? अपहोल्डिंग बहुजन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग दलित, आदिवासी, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटी, इसको हम बहुजन समाज पार्टी बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में आपको? ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडिया एंड द टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियर, रामास्वामी एंड बाबा साहेब अंबेडकर। ये किसके आइडियाज या टीचिंग के ऊपर चलती है? ये जो मेन इनके किसके आइडियाज और टीचिंग के ऊपर चलती है? जो हमारे कुछ पुराने लीडर्स हैं, जैसे कि अंबेडकर जी हो गए आपके, ठीक है, महात्मा फुले हो गए आपके, साहू महाराज हो गए, इनके विचारों के ऊपर, इनके जो आइडिया थे, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, उसके ऊपर ये पार्टी क्या करती है? अपना पूरा चलाती है। ठीक है, ये उसने, या फिर हम बोल सकते हैं वहां से उसने इंस्पिरेशन ली है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ है? स्पेशली आपकी यूपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, पंजाब के अंदर है। ठीक है, समझ में आया? मेन उसका प्रेजेंस इन स्टेट के अंदर ज्यादा है। तो अगर मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करूं तो ये फाउंड हुई थी 1984 के अंदर, कांसी राम करके एक लीडर थे, उनकी लीडरशिप के अंदर। साथ के साथ में इसका काम क्या है, या फिर ये क्या चाहती है? ये डेवलपमेंट चाहती है, जो भी आपके दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, उनका।
गॉट इट। और इसने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है, इसको जो इंस्पिरेशन मिला है वो जो आपके पुराने और अच्छे लीडर्स से उसने क्या किया है, इनसे इंस्पिरेशन लिया है। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा ये कहाँ है, तो वो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब के अंदर ये पार्टी रूल कर रही है। ठीक है, समझ में आया आपको ना। अब आपकी दूसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको हम बहुत छोटा सा डिफरेंस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जिसको सीपीआई बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट है जिसको हम सीपीएम बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, तो आपकी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है जो, वो कब फाउंड की गई है, वो 1964 में फाउंड की गई है। ये किसके आइडिया के ऊपर है, ये कार्ल मार्क्स जो है हमारे, उनके आइडिया के ऊपर इसका इन लोगों ने क्या बोलना चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लिया। ठीक है, अब यहाँ क्या कहना था इनका, जो कार्ल मार्क्स थे उनका कहना ये था कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। गॉट इट। इक्वलिटी कैसी इक्वलिटी होनी चाहिए कि सब टाइप की, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, हर चीज में लोगों को बराबर मानना चाहिए। यहाँ जो आपके लेनिन थे उनका कहना क्या था, उनका कहना यह था कि पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए। यहाँ इनका कहना यह था कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए, और इनका कहना था कि कैसी इक्वलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए। और इन दोनों के आइडिया को लेके ये जो पार्टी उसने क्या किया है, इंस्पिरेशन लिया है, और ये इन दोनों के आइडियोलॉजी के ऊपर दोनों के साथ में काम कर रही है। ठीक है, तो सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये क्या करती है, सपोर्ट करती है सोशलिज्म को, डेमोक्रेसी को एंड सेकुलरिज्म को, साथ के साथ में अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। ठीक है, ये क्या करती है, ये अपोज करती है इंपीरियलिज्म को एंड कम्युनलिज्म को। ठीक है, कि सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं चलना चाहिए, लाइक दैट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों में क्या चाहती है, भले वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिको, सबके अंदर इक्वलिटी चाहती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। और इसका जो मेन सपोर्ट है, ये ज्यादातर फैली हुई है, वो कहाँ है, वो वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा में। गॉट इट, समझ में आया आपको। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही थी, इसके बाद ये टूट के इसका स्प्लिट हो गया, एंड देन आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनी। ठीक है, समझ में आया आपको। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये फाउंड हुई थी 1925 के अंदर। ये लोग ये इनका भी मेन उद्देश्य यही था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, दोनों एक तरह से सेम ही आइडियोलॉजी पे वर्क कर रही हैं। इनका भी जो बिलीफ था वो कार्ल मार्क्स जो थे उनके ऊपर और लेनिन के ऊपर ही बिलीफ था इनका। ठीक है, ये भी उनकी आइडियोलॉजी पे आपका वर्क कर रहे थे, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को मानते हैं ये। बट साथ के साथ में जो वर्किंग क्लास, फार्मर एंड पुअर पीपल जो होते हैं, उनके इंटरेस्ट में ये लोग ज्यादा काम करते हैं। गॉट इट, ये प्रमोट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, फार्मर एंड पुअर जो पीपल्स होते हैं उनके रिगार्डिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते, उनके ऊपर भी ध्यान देते हैं, बट इनका मेन उद्देश्य ये है कि जो ये वर्किंग क्लास है, फार्मर्स है या पुअर्स जो हैं, तो उनके पास उनको भी एक तरह से इक्वलिटी के बराबर लेके आना, इसलिए वो इन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रेजेंस की अगर मैं बात करूं तो जो इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है वो कौन कौन सा है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु है। Went weak after the major split in the party in 1964 which lead to the CPI formation। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, ये पार्टी फिर वीक हो गई 1964 के अंदर। क्यों, क्योंकि जब ये पूरी एक पार्टी हुआ करती थी, जब सीपीआई हुआ करती थी, इसके बाद ये दो पार्टी के अंदर टूट गई। तो एक आपकी सीपीआई रह गई एंड दूसरी आपकी सीपीआईएम बन गई। ठीक है, समझ में आया आपको। तो तब ये थोड़ी सी क्या हो गई, वीक पार्टी हो गई। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पार्टी की, वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। गॉट इट, ये कांग्रेस पार्टी आपकी अलग है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी आपकी अलग है। ये जो फाउंड हुई है वो आपकी कब हुई है, क्या बोलते हैं, 1999 में आपकी फाइंड हुई। ठीक है, 1999 में। ठीक है, आफ्टर अ स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी थी उसके अंदर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे, तो उसके बाद वो भी दो पार्टी के अंदर चेंज हो गई। तो एक आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, दूसरी आपकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बन गई। सपोर्ट ये किस चीज को सपोर्ट करती है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, गांधीयन सेकुलरिज्म जो गांधी जी के आइडियाज है उनको सपोर्ट करती है, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म को ये सपोर्ट करती है।
ओके तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ये सपोर्ट कर रही है डेमोक्रेसी को, गांधीयन सेक्युलरिज्म को, साथ के साथ में इक्विटी को, ठीक है, इक्वलिटी नहीं है यहाँ, ये इक्विटी को सपोर्ट कर रही है। इक्विटी एंड इक्वलिटी में डिफरेंस क्या होता है, इक्विटी मतलब कि सबको बराबर मिलना चाहिए, और जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो जिसको जितनी जरूरत है उतना मिलना चाहिए, ठीक है। अगर कोई गरीब है या किसी को ज्यादा नीड है तो उसको ज्यादा भी देंगे तो कोई बुराई नहीं है, इनके अकॉर्डिंग ये कहना है। और बाकी की पार्टी क्या बोल रही थी, इक्वलिटी मतलब कि सबको क्या होना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, भले ही गरीब हो या अमीर हो लेकिन दोनों को बराबर मिले। और इनका कहना है ये इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब क्या होता है, आपको जिसको जितनी जरूरत है उतनी आपको उतना ज्यादा आपको देना चाहिए। सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म के ऊपर भी ये सपोर्ट करती है। इंटेंसिव एक्टिव इन महाराष्ट्र एंड subsequently present in मेघालय, मणिपुर एंड आसाम। ये कहाँ है मेन, इसका क्या बोलना चाहिए दबदबा है, वो आपका महाराष्ट्र में है, मेघालय में है, मणिपुर में है, आसाम में। इन कोलिशन पार्टनर इन महाराष्ट्र इन अलायंसेस विद द कांग्रेस। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर तो कांग्रेस ने इसके साथ क्या करके रखा है, कोलिशन करके रखा हुआ है। सिंस 2004 आर मेंबर ऑफ द यूपीए। और अगर हम 2004 की बात करें तो तब से ये जो पार्टी है वो यूपीए की मेंबर है, ठीक है। आया समझ में आपको नाउ? अब ये तो आपकी क्या हो गई, ये तो आपकी नेशनल पार्टी हो गई थी। हमने देख लिया नेशनल पार्टी के अंदर दो क्राइटेरिया होते हैं, आपके 6% आपके वोट होना चाहिए, ठीक है, या तो लोकसभा के अंदर या फिर आपका असेंबली के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी, कम से कम 4 सीट्स उनकी जीती होनी चाहिए लोकसभा के अंदर। ये तो आपने फुलफिल कर लिया क्राइटेरिया किसका, नेशनल पार्टी का। साथ के साथ में इसके बाद हमारे कंट्री के अंदर अभी तक 7 पार्टी है, जो कि हमने लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग देखा है। क्योंकि क्या होता है, पार्टीज के नंबर्स बदलते रहते हैं, क्योंकि कभी पार्टी आ जाती है, नई बन जाती है, कभी नई पार्टी चली जाती है, ठीक है, तो ये कभी फिक्स नहीं रहते हमारे। तो अभी हमने 7 डेटास को, 7 नेशनल पार्टी को देख लिया है। साथ के साथ में अगर हम क्राइटेरिया की बात करें स्टेट पार्टी की, स्टेट पार्टी को हम रिलीजन पार्टी भी बोलते हैं। इसका भी जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि 6% वोट, टोटल वोट होने चाहिए, आपके जो भी टोटल वोट है उसका 6% आपको मिलना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन के अंदर। साथ के साथ आपने एटलीस्ट 2 सीट जीती होनी चाहिए। गॉट इट? इसका समझ में आया? इसका भी दो ही है, 6% वोट होना चाहिए आपका कहाँ, लेजिस्लेटिव इलेक्शन के अंदर, साथ के साथ में आपने 2 सीट जीती होनी चाहिए। समझ में आया आपको ये ना? अब हम बात करते हैं आपकी स्टेट पार्टी के बारे में। तो मेनी पार्टीज इन कंट्री आर क्लासिफाइड एज स्टेट पार्टी बाय द इलेक्शन कमीशन। बहुत सारी पार्टीज हमारे यहाँ स्टेट पार्टीज के अंदर आती हैं, जिसको कौन रिकॉग्नाइज किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू, ठीक है, जिसको हम रीजनल पार्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी आपकी एक ही बात होती है। सम ऑफ दिस पार्टी आर ऑल इंडिया पार्टी, और इसमें से कुछ पार्टी ये हैं जो कि ऑल इंडिया पार्टी है। ऑल इंडिया पार्टी मतलब कि एक नेशनल लेवल पे भी है। साथ के साथ में ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टी हैव एक्सपांडेड, ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ है, कुछ टाइम से किसी भी एक गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं होती है, जिसके कारण ये जो रीजनल पार्टी है उनको मिला के कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है। इसलिए इनका जो रोल है वो क्या हो गया है, वो बढ़ गया है। ये हम बोल सकते हैं जो रीजनल पार्टी है उनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। कब से बढ़ गया है? जब से आपका कोई भी एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है, तो जो पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, उसको क्या करना पड़ता है, इनके साथ कोलिशन करना पड़ता है, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। तभी से इनका इंपॉर्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया है। मेकिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकल मोर एंड मोर डाइवर्स, जिसके कारण क्या हो रहा है, मेकिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स, जिसके कारण आपका जो भी इंडिया का पार्लियामेंट है वो दिन पे दिन क्या बनता जा रहा है, डाइवर्स बनता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रीजनल पार्टी की, जैसे कि आम आदमी पार्टी हो गई दिल्ली के अंदर, ठीक है, समाजवादी पार्टी हो गई, आपकी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी हो गई, एग्सेट्रा, ये सारी पार्टी आपकी रीजनल पार्टी के अंदर आती हैं, ठीक है। समझ में आया आपको कि क्या डिफरेंस था स्टेट एंड नेशनल पार्टी के बारे में? नेशनल पार्टी का हमने, सॉरी, स्टेट पार्टी का हमने क्राइटेरिया देख लिया। एक तो 6% वोट होने चाहिए टोटल के आपके, ठीक है, दूसरा 2 सीट्स होनी चाहिए आपकी। साथ के साथ में हमने देख लिया बहुत सारी पार्टीज क्या होती है, क्लासीफाई की गई है स्टेट पार्टीज के अंदर, कहाँ, इलेक्शन कमीशन के अंदर, ठीक है, जिसको हम रीजनल पार्टी भी बोलते हैं। सम ऑफ दीज आर ऑल इंडिया पार्टी, इसमें से कुछ पार्टी ऑल इंडिया पार्टी होती हैं। कुछ टाइम से अगर हम देखें, मतलब 30 साल 20-30 साल से अगर हम देखें तो क्या बोला जा रहा है, ये जो पार्टी है रीजनल पार्टी वो क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है आपके, ठीक है। मेकिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल मोर एंड मोर डाइवर्स, एंड उसके जो एग्जांपल है ये आपकी पार्टी के एग्जांपल दिए गए। इसके अलावा आप कौन से स्टेट में रहते हैं, आपके यहाँ कौन सी रीजनल पार्टी है, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के अंदर, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज।
अब भैया हमने सारी बातें कर ली कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है, कैसे रिकॉग्नाइज होती है, कौन कौन सी नेशनल पार्टी होती है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी तो फेस करने पड़ते होंगे, है ना। तो अब हम उनके ऊपर देखते हैं कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन दी पार्टी। एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी पार्टी होती है उसके अंदर इतना ज्यादा डेमोक्रेसी नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो है लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है, समझ में आया आपको क्या बोला जा रहा है आपका? ओके, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन दी पार्टीज। पार्टी के अंदर ही क्या है, डेमोक्रेसी की कमी। कैसे डेमोक्रेसी की कमी है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ इक्वली ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। ठीक है, जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो नए नए मेंबर्स आए हैं, उन्हें इतना ज्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी बात नहीं सुनी जाती। जो ओल्ड मेंबर्स चले आ रहे हैं, जो लीडर्स हैं ओल्ड मेंबर्स, सिर्फ उनकी बात सुनी जाती है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर कोई नई जनरेशन आ रही है, यंगस्टर आ रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, तो वो भी तो कुछ बता रहे हैं, वो तो एटलीस्ट सुनिए तो सही। ये नहीं बोला जा रहा है कि आप उनकी बात को अपना लीजिए, ठीक है, बट आप उनसे सजेशन तो ले ही सकते हैं ना। तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या बोला जा रहा है, लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली बात है, जब आपकी खुद की पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की कमी है, तो आप इंडिया को क्या डेमोक्रेसी प्रोवाइड करोगे? ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन दी पार्टीज। सेकंड, डायनेस्टिक सक्सेशन। जैसे कि क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज में ऐसा होता है, मैं नाम नहीं लूंगी पार्टीज का किसी भी, लेकिन बहुत सारी पार्टी के अंदर ऐसा होता है कि उनका ही वंश चला आता है। ठीक है, मतलब कि कोई दूसरे लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा, भले ही वो कितने ही काबिल हो, उनके अंदर कितनी ही कैपेबिलिटी क्यों ना हो, उसके बाद भी उन्हें क्या नहीं मिला जाएगा, उन्हें है ना, उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। जो बेटा, बेटे का बेटा, बेटे के बेटे का, या बहू का बेटा, या चाचा, ताऊ, यही चलते आएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? नाउ ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। ठीक है, और जो सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं, बहुत ही बुरी बात है एक तरह से, ये बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, कि आपको नेता बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ या तो आपको गुंडागर्दी आनी चाहिए, तो लोगों को आप मसल पावर से डरा के वोट ले सकते हो, या फिर आप पैसों के दम पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो मेन प्रॉब्लम बोली जा रही है, क्या बोली जा रही है, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। मसल पावर्स एंड मनी का, कहते हैं ना, नेता है तो गुंडा तो हो गई, लाइक दैट। पार्टीज डोंट ऑफन ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस, और साथ के साथ में पार्टी एक तरह से मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं देती है। ठीक है, कैसे मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं देती है, क्योंकि उसकी जो मर्जी होगी, मान के चलो कोई भी पार्टी है जो जीत गई, लेकिन पीएम अगर वो बनाएगी तो वो अपनी पसंद से बना देती है, या फिर जो पार्टी के अंदर होते हैं उनमें से वोटिंग करके बना देती है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं मिलते। अगर आप चाहते हो कि आप चाहते हो फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी आए तो उसका यही लीडर पीएम बने, तो वो जरूरी नहीं है, या फिर आप चाहते हो बीजेपी पार्टी है तो उसका यही लीडर पीएम बने, तो वो जरूरी नहीं है, या फिर आम आदमी पार्टी है कि आप चाहते हो आम आदमी पार्टी है वो आए, वो रूल करे, तो जरूरी नहीं है कि उसका वही लीडर क्या बने, पीएम बने, लाइक दैट। ठीक है, तो मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं होती है। सम सेट ऑफ लीडर कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर। और जो दूसरी बुरी बात ये है कि भैया, अगर आप किसी पार्टी में थे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, या फिर आपके अकॉर्डिंग नहीं चला गया, आपके अकॉर्डिंग आपको पोजीशन नहीं दी गई उसके अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर, तो आपके लोग क्या करते हैं, भाई ठीक है, उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में आ जाते हैं, क्योंकि घर का ही तो मामला है ना। यहाँ तो सिर्फ सबको अपन से, खुद से ही मतलब रहता है, खुद के बेनिफिट से मतलब होता है, उन्हें कंट्री से कुछ लेना देना नहीं होता एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, जो लीडर ऐसा काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, सारे लीडर्स की बात नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बदलते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेन क्या थे आपके डिसएडवांटेजेस थे। फर्स्ट तो लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, सेकंड जो था कि आपका डायनेस्टिक सक्सेशन चला आ रहा है, थर्ड कि जो मनी एंड मसल पावर का जो है ना, क्या बोलते हैं, दुरुपयोग हो रहा है एक तरह से, फोर्थ आपकी कि मीनिंगफुल चॉइस नहीं दी जा रही है, फिफ्थ आपकी कि एक लीडर एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदलता रहता है ना। इसके बाद हम देखेंगे हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म, हम लेकिन पार्टी को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको पार्टी को रिफॉर्म करना है तो पहले ये तो देखो पार्टी भी सुधरना चाहती है कि नहीं सुधरना चाहती है ना। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी बच्चे की बात करूं, बच्चे को पढ़ने के लिए, टीचर को पढ़ाने के लिए पहले बच्चा भी तो पढ़ना चाहे, ठीक है ना, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, लाइक दैट। तो अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना चाहिए हमें। कैसे था, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। क्या बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको डिसएडवांटेजेस में बताया था आपको कि क्या प्रॉब्लम थी, कि कोई भी एमएलए या एमपीज क्या होता है, अपनी पार्टी को चेंज करता रहता है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अंदर इसके अंदर अमेंड करना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, न्यू लॉ स्टेट दैट इफ एनी एमएलए
और MP change parties, he or she will lose the seat in the legislature. अगर कोई भी MLA या MPs ऐसा करता है तो उसे उसकी सीट से बेदखल कर देना चाहिए, ठीक है। ये लॉ बनाना चाहिए किसको, आपकी अमेंडमेंट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सेकेंड, ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सेकेंड क्या बोला जा रहा है, ऑर्डर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या ऑर्डर देना चाहिए, द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल, ठीक है। जो भी आप क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो या फिर मनी को इतना ज्यादा वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर भी रोक टोक लगानी चाहिए, बोलना चाहिए, लिमिट सेट कर देनी चाहिए या उसको रिड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है। थर्ड, ऑर्डर बाय इलेक्शन कमीशन, क्या होना चाहिए, इट इज नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड दियर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल दियर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, ये नेसेसरी होनी चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो क्या करके रखें, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करके रखें और अपना इनकम टैक्स रिटर्न को क्या करके रखें, भर के रखें, ठीक है। मतलब कि अगर उनने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है अपना या जो भी, तो उसकी एक फाइल मेंटेन की जाए और वो किसको दी जाए, इलेक्शन कमीशन को दी जाए। समझ में आया, हमने 3 देखे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए जिसके कारण कोई भी MLA या MP क्या ना कर सके, चेंज ना कर सके अपनी पार्टी, अगर वो ऐसा करता है तो उसे अपनी सीट से हटा देना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना चाहिए कि जो भी मनी एंड क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंसेस हो रहा है उसको क्या करा जाए, उसको रिड्यूस किया जाए। थर्ड, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर देना चाहिए कि जो भी वो इनकम टैक्स एंड ऑल भर रहा है उसकी क्या की जाए, उसका प्रॉपर पूरे पेपर एंड ऑल एक फाइल बना के लगाई जाए, ठीक है। समझ में आया आपको यहाँ कि कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं ना। अदर सजेशन टू रिफॉर्म, ये तो हमने देख लिए कि ये तो गवर्नमेंट के साइड से हो सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन एंड ऑल, ठीक है। अब हम देखेंगे अदर सजेशन टू रिफॉर्म कि और दूसरे क्या सजेशन है जिसके कारण रिफॉर्म कर सकते हैं। आ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या अंदर चीजें हो रही हैं ऐसा भी हमें लॉ बनाना चाहिए जिसके कारण उसको क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, ठीक है। वरना ऐसा होता है ना कि पार्टी के अंदर तो कोई कुछ भी करता रहता है, किसी को सब कुछ करने की छूट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गॉट इट। तो आ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाना चाहिए किसका, इंटरनल अफेयर। कौन सा इंटरनल अफेयर, पॉलिटिकल पार्टी का। टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट, और साथ के साथ में नंबर जो भी आपके नंबर ऑफ टिकट्स हैं वो क्या होने चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और 1/3 किसको देना चाहिए, वुमेन्स को भी देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि वुमेन को तो कुछ समझा ही नहीं जाता था। ऑब्वियसली बात है, जब एक वुमेन घर को इतने अच्छे से संभाल सकती है, चला सकती है, तो कंट्री को क्यों नहीं मैनेज कर सकती है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पैट्रियार्किक सिस्टम ही देखने को मिलता है, ठीक है। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, और यहाँ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन भी होना चाहिए आपका। इलेक्शन कमीशन इंस्ट्रक्शन पॉलिटिकल पार्टी मस्ट होल्ड ऑर्गेनाइज नेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, देयर शुड बी डेमोक्रेसी इनसाइड द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। और साथ के साथ में जो इलेक्शन कमीशन है उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी पार्टी के जितने भी मेंबर्स है सबके प्रॉपर फाइल्स एंड ऑल सब बना के रखनी चाहिए, और वो नेशनल कमीशन को, सॉरी इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए, उसको अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, हमने ये 4 पढ़े। एक तो आप 4 पॉइंट्स देखे आपने। फर्स्ट क्या देखा है कि लॉ ऐसा बनाना चाहिए जिसके कारण इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट कर सके पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी, नंबर ऑफ टिकट जो वो मिनिमम कर देना चाहिए, और 1/3 वुमेन कैंडिडेट्स को देना चाहिए। फंडिंग ऑफ इलेक्शन करनी चाहिए स्टेट की। एंड सब लास्ट वाला ये बोला जाए जो इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए जिसके कारण कि जो पार्टी है वो अपने मेंबर्स का पूरा जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन एंड ऑल है वो सारी इंफॉर्मेशन रख सके, और साथ के साथ में उसको भी क्या कर सके, अपडेट कर सके इलेक्शन कमीशन के साथ। गॉट इट, समझ में आया। अब इसके बाद बोला जा रहा है देयर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म। इसके अलावा भी 2 अलग तरीके बोले जा रहे हैं जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हो। क्या, फर्स्ट वन इज people can put pressure on political parties by way of filing petition, publicity and aggregation, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, अगर लोग जो सिटीजन है जो कि गवर्नमेंट बनाते हैं वही सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है तो उसके अगेंस्ट आप क्या करना ही चाहिए, आपको अगेंस्ट जाना चाहिए एक तरह से, ठीक है। उसके खिलाफ जाना चाहिए, आपको वो चीजों के लिए अपोज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ वही करने के लिए बोला जा रहा है,
ठीक है, कि जो पीपल है वो प्रेशर बना सकती है पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, जिसके कारण कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी करने के लिए मजबूर हो ही जाएगी जब आप उसके ऊपर प्रेशर बनाओगे। अब वो 3 तरीका बोला जा रहा है, आप पिटिशन के थ्रू, अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप उसके लिए रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन डाल सकते हो, पब्लिसिटी के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। पब्लिसिटी इन द सेंस की है ना, आपको लग रहा है तो आजकल मीडिया एंड ऑल कितनी ज़्यादा फेमस, आप उसके थ्रू कुछ एक्शन ले सकते हो, और एजुटेशन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल हु वांट रिफॉर्म, और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चाहते हो कि सही में पॉलिटिकल पार्टी एंड गवर्नमेंट के अंदर रिफॉर्म आए तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई कदम उठाएंगे तभी कोई दूसरा उठाएगा, वरना हम भी यही सोचते रहते हैं, आप भी यही सोचते रहते हैं कि ठीक है ना, कोई और देख लेगा, कोई और देखेगा, हम क्यों देखें, जिसके कारण कभी कुछ हो ही नहीं पाता, क्योंकि कभी कोई वो दिन आता ही नहीं और कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स की हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, साथ के साथ में क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस है, इंडिया के लिए क्या अच्छा है, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं और मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको लगता है किसी भी टॉपिक के अंदर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट सेशन में आपका ये जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर करूँगी, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई वीडियो इफ यू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, जिसके कारण उन्हें भी तो कुछ बेनिफिट मिले, राइट। हमें दूसरों की भलाई भी तो करनी चाहिए। सो एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि आपके पास अब टाइम इतना बचा नहीं है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।